हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत परीक्षा अध्ययन आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है सिर्फ हम उसी को ही कवर करेंगे। तो इसके प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित यानी जो सही विकल्प यानी कि ऑप्शन जो है उसको चुन करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अहम श्वः विद्यालयम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अहम यानी कि मैं, श्वः यानी कि कल, विद्यालय यानी कि स्कूल, गमिष्यामि यानी कि जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो इत्यस्मिन् यानी कि इस वाक्य यानी कि वाक्य में सेंटेंस में अव्यय अस्ति यानी कि है। तो इस सेंटेंस में अव्यय कौन सा है? वैसे तो इसका आंसर होगा श्वः, श्वः यानी कि कल। ठीक है, तो श्वः जो है वो एक अव्यय है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अव्यय की एक लिस्ट होती है जिससे कि आपको आइडिया लगता है कि कौन कौन से अव्यय होते हैं संस्कृत में। ये एक बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक शब्द होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसको हम अव्यय बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको अव्यय की लिस्ट दिखाता हूँ, एक बार आप देखेंगे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। अभी लिस्ट देख करके आपको चक्कर नहीं आनी चाहिए, बिकॉज 1-2 बार आप रीड करेंगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अव्यय दिए हैं, उनके शब्द हैं मतलब, और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। देखिए जैसे हो गया अत्र, कुत्र, यत्र, सर्वत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अद्य, ह्यः, श्व, स्व, इदानीं, तदानीं, अधुना, साम्प्रतम्, अन्येदु, अत्रैव, कानिश्चित्, परश्वः, मृषः, मा, अंतरे, एकदा, धिक्, तूष्णीं। तो ये एक पहला ग्रुप था। सिंपली आप इसको पढ़ना है, इसकी मीनिंग याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं भी तो अगर आप इतने याद कर लेंगे पहले लॉट में। ठीक है, इतने ही हो गए अव्यय। नेक्स्ट अव्यय का लॉट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिस्ट देख करके डरना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो अव्यय पे कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 1-2 बार रोज पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है शनय है, उच्चय है, नीचय है, अथ, बहिः, नक्तम, दिवा, नूनम, ईशत, ऋते, अहर्निशम, अथ, किम, किम, किंच, कदापि न, रीतम, तर्हि, यावत्, विना, नाना, अंतरेण, तावत्, क्वचित्, आरात्, किमुत, अस्कृत, अन्यच्च, वा, कुत्रापि। ये हो गया सेकेंड लॉट जो आपको याद करना है। ठीक है, देखिए मेरा जो इंटेंशन है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप सिर्फ इस एक सेट के हिसाब से तैयार मत करिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप डिटेल वाइज जाइए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा अव्यय के लिए आप तैयार हो। ठीक है, सिर्फ एक सेट के हिसाब से मत जाइए। अच्छी बात है सेट तैयार कर रहे हैं, बट आपको जो है पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जो है ये लिस्ट पता होना चाहिए, बेसिक्स है, इसलिए मैं बेसिक्स पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड लॉट जो कि आखिरी लॉट है उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तीसरा लॉट आपको बहुत पसंद आएगा बिकॉज बहुत छोटा सा लॉट है। इसमें है अधः, इति, यत्, तत्, तु, अतएव, संप्रति। तो ये लिस्ट आपको जो है लगातार 3-4 बार जो है आपको देखना पड़ेगा जिससे आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो अधोलिखितेषु यानी कि नीचे लिखे हुए शब्दों में से कौन सा अव्यय अस्ति यानी कि है। तो जैसे कि अभी हमने लिस्ट में देखे थे अव्यय, तो उस लिस्ट में था अपि। ठीक है, तो आंसर विल बी अपि बिकॉज कपि, मति और गति ये बिल्कुल भी अव्यय की लिस्ट में नहीं आते। अपि यानी होता है भी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपि। तो पहला हमने देखे श्वः ये एक अव्यय था और यहाँ पे अपि ये भी एक अव्यय है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। तो ये जो बालकान शब्द है तो इस इत्यस्मिन् यानी कि इस, पदे यानी कि पद में, शब्द में कौन सी विभक्ति अस्ति यानी कि है। तो बालकान में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर है द्वितीया, क्योंकि द्वितीया विभक्ति में आता है। चलिए मैं आपको बालक की विभक्ति एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमने ओपन कर लिए बालक की विभक्ति, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बालकान है वो आप देख सकते हैं क्लियर कट वो द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। क्लियर है। वैसे स्टूडेंट्स आपको कोई एक पर्टिकुलर शब्द याद नहीं करना चाहिए, आपको पूरी की पूरी विभक्ति याद होना चाहिए, इसलिए हम विभक्ति दिखा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में देखिए कोई एक जरूरी थोड़ी कि यही वर्ड आएगा, उसके बदले कोई और भी शब्द ये दे सकते हैं, इसलिए आपको पूरी बालक की विभक्ति बेसिकली याद होना चाहिए। याद कैसे करते हैं तो मैं बता दूं, बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको,
हे बालका। तो इस तरीके से आपको जो है विभक्ति याद करना चाहिए, उसके बाद वो कोई भी एग्जाम में आ जाए वो आपसे बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया, बालकान जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति में आता है, ये हमने देख लिए, राइट। इसके बाद वाले क्वेश्चन में बोला गया है नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। जो ये नद्या शब्द है, इत्यस्य यानी कि इस, पदे यानी कि पद में, शब्द में वचन कौन सा है। तो जैसे अभी हमने देखे थे 7 विभक्तियां होती है और फिर संबोधन होता है, लेकिन ऊपर साइड पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ पूछा गया जो नद्या शब्द है ये कौन से वचन में आता है। तो इसका आंसर होगा एक वचन। अभी एक वचन कैसे, तो उसके लिए मैं आपको नदी शब्द की विभक्ति दिखाता हूँ। तो ये हमने ओपन कर लिए नदी शब्द की विभक्ति, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नद्या शब्द है ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली एक वचन के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वचन। तो इस तरीके से आपको नदी शब्द की भी विभक्ति याद होना चाहिए। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो इस तरीके से आपको इस विभक्ति को भी याद करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पितरम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है पितरम, ठीक है, इत्यस्मिन् यानी कि इस, पदे यानी कि पद में या शब्द में, का यानी कि कौन सी विभक्ति, अस्ति यानी कि है। तो इसका आंसर होगा द्वितीय विभक्ति। अब ये क्यों होगा, तो चलिए मैं आपको पिता या पितृ शब्द की विभक्ति दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पितरम जो है ये द्वितीय विभक्ति में आता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। तो आपको पिता या पितृ इस विभक्ति को भी याद करना होगा। याद कैसे करेंगे, पिता पित्रो पितरः, पितरम पित्रो पितरन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभि, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरी पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। तो इस तरीके से आपको पिता या पितृ विभक्ति को भी याद करना होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है रमाणाम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो ये रमाणाम शब्द है ना, रमाणाम क्या एक शब्द है, तो इस इत्यस्मिन् यानी कि इस, पदे यानी कि पद में या शब्द में, वचनम यानी कि वचन है। कौन सा वचन है, तो इसका आंसर होगा बहुवचन। तो ये बहुवचन क्यों होगा, चलिए मैं उसके लिए आपको दिखाता हूँ रमा विभक्ति। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमने तो रमा कभी विभक्ति याद नहीं की है। तो कोई बात नहीं, बालिका होगा तो भी चलेगा, आखिरी में आ की मात्रा है, और बालिका में भी आखिरी में क्या होता है, आ की मात्रा होता है। तो आखिरी में आ सेम है, तो आकारांत दोनों के लिए सेम काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, रमाणाम, ठीक है। रमाणाम आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए कौन सा वचन है, तो ये है बहुवचन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो इसलिए आपको यहाँ तो बालिका विभक्ति याद करनी पड़ेगी या फिर रमा, जैसे कि बालक या फिर राम, दोनों में से कोई भी चलता है। राम में भी अकारांत है, आखिरी में अ आता है प्रोनाउंसिएशन, ऐसे ही बालक में भी अ आता है, ठीक है। तो ऐसी बालिका और रमा सेम है। तो याद कैसे करेंगे इसको, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमाये रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायां रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। तो इस तरीके से इस विभक्ति को याद किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। इसमें बोला गया है प्रदत्तः शब्दः रिक्त स्थानानि पूरयत्। तो इस क्वेश्चन का मतलब है प्रदत्त यानी कि प्रदान किया हुआ या दिया हुआ जो शब्द है यहाँ पे, तो ये कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों के लिए बोला गया है। तो दिए हुए शब्दों में से आपको चुन करके रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको पूरे यानी कि भरना है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन क में बोला गया है सुंदरः बालकः इत्यनयोः पदयोः ब्लैंक विशेषणम अस्ति। तो देखिए वैसे मैंने पिछले वीडियो में सेट 1 वाली वीडियो में आपको समझाया था कि कभी भी विशेषण शब्द जो है वो कभी भी कहाँ आता है, सबसे पहले वाला होता है। तो सुंदरः बालकः में पहले कौन सा शब्द आया है, सुंदरः। ये 99% केस में आपका बिल्कुल काम करेगा, लेकिन इसके मीनिंग को समझते पहले। सुंदर बालकः यानी कि सुंदर है बालक। तो यहाँ पे इत्यनय यानी कि इन दिए हुए पदयों यानी कि शब्दों में से विशेषण कौन सा है। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा के बारे में बताए, नाउन के बारे में बताए। तो संज्ञा या नाउन क्या होता है, कोई भी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बोलते हैं। तो बालक क्या है, बालक हमारा क्या है, यह है संज्ञा, ठीक है, नाउन है।
तो उसके बारे में हम एक्स्ट्रा जो जानकारी देते हैं ना उसी को बोलते हैं विशेषण। तो उसके बारे में हम क्या खासियत बता रहे हैं कि बालक कैसा है, सुंदर है, इसे सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर। वहीं पे ख क्वेश्चन में बोला गया है मधुराणी गीतानी इत्यनयोः पदयोः ब्लैंक विशेष्यम अस्ति। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया विशेष्यम हमेशा बाद वाला होता है, तो गीतानी आंसर होगा। ठीक है, पहला आंसर मैंने बता दिया सुंदर था। ठीक है, तो विशेष्य क्या होगा, गीतानी होगा। अभी क्यों होगा, देखिए विशेष्य क्या होता है, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बता रहे हो, जिसके बारे में आप बता रहे हो, यानी कि नाउन या संज्ञा। तो यहाँ पे गीत जो है, ठीक है, पहले मीनिंग समझते हैं। मधुराणी गीतानी यानी कि मीठा गीत, मधुराणी यानी कि मीठा, गीतानी यानी कि गीत, तो मीठा है गीत। तो गीतानी क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, तो ये हमारा विशेष्य हो जाता है जिसके बारे में हम खासियत बता रहे हैं कि गीत कैसा है। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं, गीत मीठा है, ठीक है, मधुर आवाज में गाया जा रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गीत। तो जिसके बारे में बात करते हैं, जो नाउन होता है, वो हमारा विशेष्य हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गीतानी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग क्वेश्चन में बोला गया है सुलभ इत्यस्य पदस्य ब्लैंक विलोम पदम अस्ति। ये जो सुलभ वर्ड है, सुलभ यानी क्या होता है, जो बहुत ही आसानी से हमको जो चीजें मिल जाती है वो सुलभ होती है। तो इत्यस्य यानी कि इसके या इस, पदस्य यानी कि पद का, शब्द का, विलोम यानी कि उल्टा, अस्ति यानी कि है। तो सुलभ का उल्टा क्या होगा, दुर्लभ, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने क्या बताया, सुलभ यानी कि जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ यानी कि जो मुश्किल से मिले। तो सुलभ शब्द का विलोम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ में बोला गया है निर्मलम इत्यस्य पदस्य ब्लैंक विलोम पदम अस्ति। तो उसका मतलब क्या है, निर्मलम, निर्मलम यानी क्या होता है, निर्मल, निर्मल यानी कि बिल्कुल शुद्ध है, साफ है। तो इस पद का, इस शब्द का आपको यहाँ पे विलोम यानी उल्टा बताना है। तो देखिए निर्मल यानी कि साफ, उसका उल्टा गंदा या गंदगी, तो समलम, समलम यानी कि गंदगी। तो निर्मल का उल्टा हो जाएगा समलम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आम्रम इत्यस्य पदस्य ब्लैंक पर्यायः भवति। आम्रम यानी क्या होता है, आम। तो इस पद का, इस शब्द का आपको पर्याय, पर्याय यानी कि उसको और क्या बोल सकते हैं, आम का दूसरा नाम क्या होता है, भवति यानी कि होता है। तो आम शब्द का पर्यायवाची और क्या होता है, तो देखिए आम में क्या होता है, रस होता है, बहुत रसीला होता है। तो रसालम, रसालम आएगा। रसालम यानी क्या हो जाएगा, रसालम यानी हो जाएगा जिसमें बहुत रस होती है, रसीला होता है। तो आम का दूसरा नाम होता है रसालम। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला गया है शरीरम इत्यस्य पदस्य ब्लैंक पर्यायः भवति। यानी कि देखिए जो शरीरम है, ये जो शब्द है ना, शरीर, बॉडी हमारी, ठीक है। तो इस पद का आपको पर्यायवाची क्या होता है बताना है। तो शरीर को और क्या बोलते हैं, तनु। तनु यानी क्या होता है, शरीर, ये बॉडी। तो तनु इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3 में बोला गया है युग्म मेलनम कुरुतः। युग्म मेलन यानी कि सही तरीके से कॉलम को आपको जो है यहाँ पे जो मैच द कॉलम है वो कुरुतः यानी कि करना है, मैच द कॉलम आपको करना है। तो सबसे पहला क्या है, अनुरूपम। तो अनुरूपम में बेसिकली कौन सा समास होता है, तो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसको मैच कर देंगे अव्ययी भाव समास से। क्यों, अब देखिए अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस शब्द में जो स्टार्टिंग का जो मेन वर्ड होता है वो एक क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। और इस लिस्ट में हमने आपको भी दिखाए थे स्टार्टिंग में कि अव्यय की एक लिस्ट दिखाए थे। तो वो जो अव्यय की लिस्ट में आपने देखे होंगे अनु एक नाम का अव्यय था। तो क्योंकि इस शब्द में अनु अव्यय है तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, रूपस्य योग्यम होता है वैसे इसका समास का पूरा डिटेल में अगर लिखेंगे तो, पर हमको डिटेल नहीं बताना है कौन सा समास है, सिर्फ इतना बताना है। ठीक है, तो अनुरूपम यानी कि रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। ठीक है। ख में बोला गया है राम कृष्णो। राम और कृष्ण दो लोगों की बात हो रही है। और मैंने सेट 1 वाली वीडियो में भी आपको सिखाया था कि जब भी जहां पे भी दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो वहां पे हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। इसलिए आपको इसको द्वंद्व समास से मैच करना है, क्योंकि दो लोग हैं ना, राम और कृष्ण, दोनों ही प्रधान है, दोनों ही मेन है। तो जहाँ पे दो लोग की बात होती है वहाँ पे द्वंद्व, ये देखिए दो यानी क्या होता है, दो। तो दो लोगों की बात हुई तो द्वंद्व समास होता है, ये आपको याद कर लेना होगा। उसके बाद देखिए क्या वर्ड है, जल मग्नः। जल यानी कि पानी, मग्न यानी कि उसमें डूबा हुआ। ठीक है, तो जल में डूबा हुआ, में आ गया, में आए, का, के, से, पर, ये अगर अक्षर आते हैं तो यानी कि वहाँ पे कौन सा समास है,
वहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास होगा, तो आपको उसको मिलाना है तत्पुरुष समास से। क्लियर है? हालांकि विभक्ति के ऊपर बेस्ड होता है, पर मैं विभक्ति पे इतना डिटेल में आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। याद कर लो कि जलमग्न जो है एक तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद देखिए क्या है, निश्चलः। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, निहि। पहले तो निहि अलग हो जाएगा और आधा शक्कर जो है वो ये विसर्ग बन जाता है, ठीक है, और शलह रहेगा वैसा का वैसे। तो ये है विसर्ग संधि, ठीक है, ये क्या है, एक विसर्ग संधि है। तो सिंपल निहि धन शलह ब्रेक हो जाएगा तो हो जाएगा निश्चलः, और ये विसर्ग संधि होता है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या है, सदैव। सदैव को अगर हम ब्रेक करेंगे, सदा धन एव, सदा धन एव, मैं देता हूँ आपको यहाँ पे, सदा प्लस एव। अगर इसको मिलाएंगे तो सदैव बन जाता है। और सदैव में जैसे ही बना हुआ है कि पहले शब्द के आखिरी में आ की मात्रा है और दूसरे के स्टार्टिंग में ए है, तो हमेशा आ की मात्रा के बाद जब भी ए आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ होती है वृद्धि स्वर संधि। इसके मैं और डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल में, पहले मैच द कॉलम खत्म कर देते हैं। तो सदैव से हम मैच कर देंगे वृद्धि स्वर संधि। याद रखना हमेशा आ की मात्रा के बाद जब भी ए आएगा तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि ही होती है, ठीक है। हालांकि डिटेल पूरे संधि पे हमारी वीडियो आने वाली है, अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल ये याद कर लीजिए कि आ की मात्रा के बाद जब भी ए आएगा तो वहाँ पे हमेशा वृद्धि स्वर संधि होती है। ऐसी एक और रूल है, जैसे यहाँ पे है इत्यादि। इत्यादि को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो इति, ठीक है, इति प्लस आदि होता है, ठीक है, इति प्लस आदि होता है। अब यहाँ पे रूल क्या है कि आखिरी शब्द में अगर पहले शब्द के आखिरी में ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है यानी कि ई हो गया, और दूसरे के पहले में अगर अ या आ है, अ या आ है, तो हमेशा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है यण स्वर संधि। तो इसको मैच करेंगे यण स्वर संधि से। अभी कैसे हुआ, चलिए मैं आपको थोड़ा सा रूल्स दिखाता हूँ। तो देखिए ये रूल्स होते हैं। वृद्धि स्वर संधि का रूल क्या होता है कि आखिरी में तो कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देखिए मम के बाद कोई मात्रा नहीं, या फिर आ की मात्रा होना चाहिए, या तो कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए या फिर आ की मात्रा चल जाएगी। बस इतना आपको जो है वो याद करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्टार्टिंग में अ या आ के बाद या तो ए आ सकता है या तो ए आ सकता है, तो इसके अलावा और क्या आ सकता है, ओ या ओ आ सकता है। तो ए, ठीक है, देखिए आप सबके सामने ए या फिर ओ, ठीक है। ये ओ वाले कहाँ है, देखिए ये ओ हो गया, ये ओ हो गया, ये ओ हो गया। तो या तो ए आएगा या तो ओ अगर आता है तो हमेशा वहाँ पे संधि कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में अभी क्या था, सदा धन एव मिलकर के बना था सदैव। देखिए आ और ए मिलकर क्या बन जाता है, ए, बड़ा ए बन जाता है। यहाँ पे लिखा भी है अ और आ के बाद अगर ये दोनों आएंगे तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, और अगर ओ और ओ आएगा तो वो ओ बन जाता है। क्लियर है इतना। तो ये रूल होते हैं वृद्धि स्वर संधि के। वहीं पे उसके बाद में था यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि का रूल क्या होता है कि कभी भी पहले बार के पहले शब्द के आखिर में आपको छोटी ई मिलेगा, छोटी ई मिलेगा या छोटा ऊ या ऋषि या र, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक मिलता है और उसके बाद में अगर हमेशा आपको क्या क्या मिल सकता है, या तो आ या तो अ या तो ए। तो देखिए चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो देखिए आपको पहले के एंड में क्या दिख रहा है, या तो छोटी ई होना चाहिए या तो छोटा ऊ होना चाहिए, छोटी ई होना चाहिए या छोटा ऊ। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। छोटा ई या छोटा ऊ, छोटा ई या छोटा ऊ, कभी कभी बड़ा ऊ भी आ जाता है, ठीक है। तो ई, ठीक है, यानी कि पहले के आखिर में आपको ई मिले या ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले। अगर आपको इनमें से कुछ भी मिल रहा है और उसके अलावा री ऋषि भी चलेगा, ठीक है। र पित्र मात्र इसमें क्या है, री ऋषि। अगर पहले के इसमें एंडिंग में ये सब है और ये री ऋषि है, ठीक है, और इसके बाद वाले शब्द में या तो अ होना चाहिए या तो ए होना चाहिए या तो आ होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता है। अगर हमेशा इन शब्दों के बाद में अगर अ आ या ए आता है तो वहाँ पे हमेशा यण स्वर संधि हो जाती है। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल में अभी क्वेश्चन में क्या आया था, वो आया था इत्यादि। क्या आया था, इत्यादि। तो इति प्लस आदि हुआ। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे अक्सर हमको यह देखने को मिलता है, यह शब्द आ जाता है। कैसे आता है, देखिए इति प्लस आदि। तो इति में ई है और दूसरे के शब्द के पहले में क्या है, आ है। तो ईया बोल के देखिए, य आवाज आ रही है इसलिए इत्यादि बन जाता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक सही है। तो यण स्वर संधि ये हो जाएगा इत्यादि का। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है,
शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। ठीक है, तो इसका मतलब है जो शुद्ध वाक्य, जो सही वाक्य है ना, उसके समक्ष यानी उसके सामने आपको आम यानी कि हाँ लिखना है, सत्य लिखना है। और जो अशुद्ध वाक्य, जो गलत वाक्य है, उसके समक्ष यानी कि उसके सामने आपको न क्या लिखना है, न, नहीं यानी कि गलत, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क, इसमें बोला गया है द्रक्ष्यन्ति इति पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। तो ये बोला जो ये शब्द है ना द्रक्ष्यन्ति, ठीक है, द्रक्ष्यन्ति जो शब्द है, इति यानी कि इस, पद यानी कि पद में, शब्द में मध्यम पुरुष है क्या, ये ऐसा पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि द्रक्ष्यन्ति पद में, शब्द में मध्यम पुरुष है, आपको बताना है ये आम है कि न है। तो आंसर तो आपको दिख रहा है पे, आंसर क्या है, न है। अभी न क्यों आया, तो उसके लिए मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। दृश्य शब्द का लिट लकार यानी कि भविष्य काल में क्या होगा इसका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दृश्य या पश्य धातु की बात कर रहे हैं और टेंस कौन सा देख रहे हैं, लकार कौन सा है, लिट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति कहाँ पर है, ये है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द्रक्ष्यन्ति जो है वो मध्यम पुरुष में आता है, पर नहीं, आप ध्यान से देखिए कौन से पुरुष में, प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में नहीं आता है। और हमने आपको ये पिछले सेट 1 वाली वीडियो में आपको सिखाए थे कि कभी भी लिट लकार में क्या होता है, श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यत, श्यामी श्यावः श्यामः। तो ये आपको लाइन से याद करना पड़ेगा लिट लकार का। फिर से एक बार बता देता हूँ, श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यत, श्यामी श्यावः श्यामः। तो इस तरीके से होता है। और सामने फिर आप फिट कर लो दृश्य का, तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष बीच वाली लाइन, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो ये बोला द्रक्ष्यन्ति भैया ये मध्यम पुरुष है, नहीं प्रथम पुरुष है, तो इसलिए ये हो जाएगा न। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख क्वेश्चन में बोला गया है गमिष्यामि इति पदे लिट लकार अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो गमिष्यामि ये जो शब्द है, इति यानी कि इस, पद यानी कि शब्द में, पद में लिट लकार अस्ति यानी कि है क्या। तो अभी तो मैंने आपको बताया लिट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है, श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामी, देखिए यहाँ पे है आखिर में श्यामी, श्यामी श्यावः श्यामः। तो यहाँ पे गम धातु के बारे में जो अगर हम लिट लकार बनाएंगे तो गमिष्यामि आता है, तो ये हो जाएगा आम, ये सच है, सत्य है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ग क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ग में बोला गया है पिबेयुः इति पदे एकवचनम अस्ति। तो ये जो पिबेयुः है इस पद में, इस शब्द में एक वचन है, ऐसा ये बोल रहा है, तो आम है कि न है, आंसर हो जाएगा न। क्यों, चलिए मैं आपको पिब की विधि लंग लकार का रचना दिखाता हूं, क्योंकि ये विधि लंग में आता है ये वर्ड, कौन सा, पिबेयुः। चलिए देखते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिए हैं पिब धातु की विधि लंग लकार। यहाँ पे देखिए क्या है, पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबे है पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। और इसका अगर मैं पैटर्न सिखाऊं कि कैसे याद करते हैं विधि लंग का, तो आखिरी में ये एक ही मात्रा उठाते हैं। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ आपको। आखिरी का एक ही मात्रा और त, एत एताम एयुः। मैंने ये सेट 1 वाली वीडियो में सिखाया था आपको, एत एताम एयुः, ए है एतम, एत एयम, एव एम। तो यहाँ पे देखिए एयुः जो है ये किस में आ रहा है, अगर वचन देखोगे तो बहुवचन में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पिबेयुः एक वचन में है क्या, तो आंसर हो जाएगा न, ये गलत बात है। पिबेयुः बहुवचन का है, आप एक वचन में बोल रहे हो, इसलिए आम नहीं होगा, क्या हो जाएगा न, कि नहीं, गलत बोल रहे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घ क्वेश्चन में बोला गया है निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निर उपसर्ग अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब जो ये वर्ड है निर्धनः इत्यस्मिन् यानी कि इस, पदे यानी कि पद में, शब्द में जो निर है वो उपसर्ग है। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो सामने लगता है, ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, जो सामने लगता है। तो ये बोल रहा है निर, ठीक है, देखिए नी और र, निर जो है ये उपसर्ग है, तो उसके लिए चेक करते हैं निर के बाद क्या बच रहा है, धन, क्या बच रहा है, धन। हाँ, तो बिल्कुल हाँ, धन जो है वो भी शब्द है और निर भी उपसर्ग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही बोल रहे हो कि निर जो है वो निर्धन में उपसर्ग है, सही बात है। वहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है, ये अवगुणः इत्यस्मिन् पदे अ उपसर्गः अस्ति। ये बोल रहा है अवगुण, इस शब्द में, इस पद में अ उपसर्ग है क्या,
चलिए देखते हैं भला। अगर ये बोल रहा है अ उपसर्ग है तो अ लिख लो। बाकी बचा क्या, वगुणः। क्या बच रहा है, वगुणः। अब चेक करो कि वगुणः कोई शब्द होता है क्या, ये शब्द नहीं होता है, तो फिर ये अ भी जो है वो उपसर्ग नहीं हो सकता है। तो अगर आप पूछेंगे कि सही क्या होगा, तो सही होगा अ व होता अगर और गुणः होता तो चलता, क्योंकि यहाँ पे गुण वर्ड है, शब्द है, सही बात है, और अव जो है वो उपसर्ग होता भी है, हमको पता भी है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा न, कि अवगुण शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। ये बोल रहा है अ उपसर्ग है, हम बोल रहे नहीं है, अवगुण में अव उपसर्ग होता है। ठीक है, अव उपसर्ग होता है, अ उपसर्ग नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। च क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भवती इति पदे भू धातु अस्ति। ये बोला जो भवती है इस पद में, इस शब्द में भू जो है वो धातु है क्या। हाँ, ये हो जाएगा आम, सही है, क्योंकि भव का जो मेन बेस वर्ड होता है, जो मूल धातु होती है, वो हमेशा क्या होती है, वो होती है भू। भू से बनता है फिर भवती, भवत, भवंती। ठीक है, तीत, अंति, सीत, थ, आमी, आवा, आमा, जो भी हम फिट करते हैं। तो यहाँ पे भवती धातु का जो बेस वर्ड है ना, मूल धातु, ये आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, भू होता है। और ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर आम। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक यानी कि सिंगल, पदेन यानी कि पद में, शब्द में, वर्ड में, यानी कि एक पद में, एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर जो है वो लिखत यानी कि लिखना है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है गंतुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। ये बोल रहा है जो गंतुम, ठीक है, जो शब्द है इस पद में, इस शब्द में कः यानी कि कौन सा प्रत्यय है, अस्ति यानी है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द सामने लगते हैं, ऐसे ही प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द बाद में लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। और हमेशा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक चीज़ सिखाया था कि जब भी किसी शब्द के आखिरी में आपको तुम दिखे ना अगर, तो वहाँ पे प्रत्यय कौन सा होता है, तुमुन होता है। क्या होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। चलिए मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तुमुन प्रत्यय है, तो आखिरी के शब्द में क्या दिख रहा है, तुम 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 तुम, कहीं कहीं तुम भी होगा। देखता हूँ मैं तुम कहाँ है, ये देखो द्रष्टुम। ठीक है, बाकी आपको क्या दिख रहा है सबके आखिरी में, तुम। आखिरी में जब भी तुम और म में आखिरी में हलन दिखे है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, तुमुन प्रत्यय होता है, बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख क्वेश्चन में बोला गया है वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, कि वर्तमानः, तो इस पद में, इस शब्द में क यानी कि कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए, एक और चीज़ आज मैं सिखा रहा हूँ, जब भी आखिरी में आ की मात्रा और न और फिर उसके बाद विसर्ग दिखे, ठीक है, आ नह, आनह, आ की मात्रा और न और विसर्ग दिखे, तो हमेशा वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, तो हो जाएगा शानच। इसका याद करने का तरीका भी होता है, आ की मात्रा की ये हो गया आन। ठीक है, तो आन, मान, शान बोलते ना ऐसे, तो आन अगर आपको दिख जाए आखिरी में, तो आनह में हमेशा शानच प्रत्यय होगा। चलिए मैं थोड़े से आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये शानच की लिस्ट है, सब में आपको आखिरी में आनह, आनह, न और ण एक ही कैटेगरी में आता है, आनह, 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 आनह। जब भी आपको आखिरी में आनह दिखे, मतलब वहाँ पे हमेशा शानच प्रत्यय ही होता है, याद कर लो। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग क्वेश्चन में बोला गया है अजा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। तो ये जो अजा शब्द है, अजा, इस पद में, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए, अजह यानी क्या होता है, जनरली अजह यानी होता है बकरी। अब कोई भी अगर आपको शब्द मिले और उसके आखिरी से विसर्ग हटा दे और आ की मात्रा लगा दे, ठीक है, यानी कि अजा, क्या हो जाएगा ये, अजा। तो अगर कोई भी शब्द के आखिरी में आ की मात्रा है, तो हमेशा याद कर लो वहाँ पे टॉप, टॉप नाम का प्रत्यय होता है, ये आपको याद कर लेना है। आखिरी में आ की मात्रा दिख रही, कोई विसर्ग नहीं है, ठीक है, और आखिरी में आ है, तो वहाँ पे टॉप नाम का प्रत्यय होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर घ में, कि कुरालवो, ये कुरालवो नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, ये है कुशलवो। क्या है ये, कुशलवो कम उपसृत्य प्रमणतः, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो कुशलव है, कुश और लव जो है वो कम यानी कि किसके, उपसृत्य यानी कि पास में जाकर के उन्हें प्रणमत यानी कि प्रणाम करते हैं। तो कुशलव किसके समीप, किसके पास में जाकर के प्रणाम करते हैं, तो आंसर है रामम, राम के समीप, राम के पास जाकर के, राम भगवान जी के पास में जाकर के वो उन्हें प्रणाम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अतिथि केन प्रबुद्धः। जो अतिथि थे, अतिथि यानी कि जो मेहमान थे, वो केन यानी कि किस से
प्रबुद्ध यानी कि जाग गए। तो जो मेहमान थे वो किससे या किसकी वजह से जाग गए, तो आंसर होगा पाद ध्वनि ना, पाद यानी कि पैरों की, ध्वनि यानी कि आवाज से। तो जो मेहमान थे वो पैरों की आवाज से उठ गए, प्रबुद्ध हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसका लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है च क्वेश्चन में, कह पिपासितः म्रियते। कह यानी कि कौन है जो, पिपासित यानी कि प्यास के कारण, म्रियते यानी कि मर जाता है। तो कौन है जो प्यासा मरा या कौन है जो प्यास की वजह से मरता है। तो चैप्टर में था स्टूडेंट्स की प्यास से कौन मरता है, चातक। जो चातक होता है ना, वो चातक जो है वो प्यास से मर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।